दर्शक नमस्कार. खुली चर्चा या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. महानगरपालिका निवडणुकांचा जर विचार केला तर साधारणपणे एक वर्षभराचा कालावधी याकरता बाकी राहिलेला आहे आणि आमचे जे प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत ते एका मोर्चे बांधणीला तयारीला लागलेत. अलीकडच्या एका काळामध्ये आपल्याकडं जेव्हा या सगळ्या निवडणुकीचा काळ येतो तेव्हा महत्त्वाची एक चर्चा होती तो म्हणजे MIM फॅक्टर. MIMनं गेल्या काही निवडणुकांमध्ये आपण पाहतोय की एक चांगल्या प्रकारे आपलं बस्तान या शहर आणि तसं पाहिलं तर आपण जिल्ह्यात देखील आपण MIMचं एक मोठं बस्तान आपण म्हणू शकतो. एक चांगलं बस्तान बसवलं आणि इतकंच नाही तर शहर मध्यसारख्या मतदारसंघामध्ये तर MIMने मोठं आव्हान आपलं निर्माण केलेलं आहे. आणि महानगरपालिका निवडणूक आहे आणि या महानगरपालिका निवडणुकीत आपण बघतो की मागच्या वेळेला MIMचे नगरसेवक जे म्हणतो आपण एक दुहेरी संख्येनं आपल्याला महानगरपालिकेमध्ये दिसले पहिल्याच निवडणुकीमध्ये. आणि त्यानंतर आतासुद्धा MIMकडून एक मोर्चे बांधणी आपल्याला जोरदार दिसून येते. MIMचं लक्ष आता महानगरपालिकेकडं आहे आणि एक जोरदार ताकदीनिशी या महानगरपालिका निवडणुकीत उतरायचा एक निर्धार MIMच्या वतीनं आपल्याला करण्यात आलेला दिसतो. दुसऱ्याच बाजूला MIMमध्ये ज्या काही अंतर्गत घडामोडी आहेत त्या देखील मधल्या काळामध्ये विशेष चर्चेमध्ये राहिल्या. एकंदरीत आता MIMचं सध्या चाललेलं आहे काय, कशा प्रकारचं एक टार्गेट MIMने ठरवलेलं आहे आणि MIMची सगळी जी भूमिका आहे महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं, त्याचबरोबर राज्यात देखील ज्या गोष्टी चालू आहेत त्या देखील जाणून घ्यायच्यात आपल्याला MIMची सविस्तर अशी भूमिका. आणि याकरता आज आपण खुली चर्चा कार्यक्रमामध्ये MIMचे शहर तथा जिल्हाध्यक्ष श्रीयुत फारुकभाई शाब्दी सरांना निमंत्रित केले. साहेब आपलं या चर्चेमध्ये स्वागत. थँक्यू. नेहमीच फारुकभाईंचं एक असतं की स्पष्ट वक्तेपणा असतो आणि एक सामंजस्याची भूमिकासुद्धा त्यांच्याकडनं आपल्याला दिसते. असं हे MIMचं एक नेतृत्व आहे. शाब्दी साहेब, सुरुवातीला आपण म्हटलं की महानगरपालिका निवडणूक आहे तर याकरता MIMची जी तयारी आहे तर ती कशी चालू आहे? सबसे पहले तो कुलकर्णी जी एक बार फिर से धन्यवाद. आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर ये मौका दिए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी आवाज़, हमारे जो भी विचार है वो लोगों तक पहुँचाऊँ. तो जो आने वाला इलेक्शन है, ये जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है अभी 2022 में फरवरी में लगने वाला है, तो उसके लिए MIM पूरी ताकत से अपना पूरा जोर लगाकर इस इलेक्शन में उतरने वाली है, जिसके लिए हम लोगों ने काम शुरू भी कर दिए हैं. आने वाले वक्त में आपको पता ही चल जाएगा कि हमारी क्या रणनीति है और हम लोग किस प्रकार से, किस तरीके से इस इलेक्शन में उतरने वाले हैं. फारुकभाई, ज्या पद्धतीनं MIM लढलं, आधीची महानगरपालिका निवडणूक असेल, त्यानंतर विधानसभा निवडणूक असेल, आतासुद्धा तीच ताकद आपल्याला या शहरात दिसून येईल आणि त्याचबरोबर एक टार्गेट म्हणून जे MIMचं आहे तर ते कशा पद्धतीचं आहे आणि त्यात सगळ्यात म्हणून की आपण MIMचा विश्वास कशा पद्धतीचा आहे महानगरपालिका निवडणुकीच्या दरम्यान? देखिए, जो पिछले इलेक्शंस हुए, जो गए बार का 2014 का विधानसभा इलेक्शन हो, 2017 का महानगरपालिका इलेक्शन हो या 2019 का फिर से विधानसभा इलेक्शन हो, जो ताकत आपको MIM की दिखी थी उस टाइम पे, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में उससे आपको कई ज़्यादा ताकत से MIM दिखेगी और एक अच्छा, मतलब मैं बोलता हूँ कि एक बहुत ही ताकतवर एक नेशनल पार्टी के तौर पर, मतलब जैसे काम होता है दूसरी पार्टियों का, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उस वैसी ही ताकत से हम लोग हमारे सोलापुर शहर में आने वाले महानगरपालिका इलेक्शन में हम लोग उतरेंगे. और हमें पूरा विश्वास है कि जो रिज़ल्ट गए बार के महानगरपालिका में आए थे, इस बार उससे अच्छे रिज़ल्ट आने की हम लोगों को उम्मीद है. शाब्दी साहेब, महानगरपालिका निवडणूक आहे, डोळ्यासमोर मुद्दे तुमचे MIMनी कुठले ठेवलेत की या मुद्द्यांवरती ही निवडणूक लढवायची आहे? म्हणजे सोलापूर शहराच्या प्रश्नांकडे जेव्हा तुम्ही पाहता, MIM कोणती भूमिका घेऊन मतदारांसमोर जाणार आहे? मुद्दे तो अर्थात अजून या मुद्द्यांना अवकाश आहे, नवीन मुद्देसुद्धा तुमच्यासमोर येतील, पण आत्तापर्यंत जे तुम्ही पाहिलेत नवीन मुद्दे आएंगे नहीं आएंगे वो तो हमको पता ही है, वो तो आने ही वाले मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते. लेकिन हमारा जो मेन सवाल है कि हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई है, जैसे कि जो मुद्दे सालों साल से चले हुए आ रहे हैं, वो भले ही कांग्रेस की सत्ता रही हो महानगरपालिका में या अभी भाजपा की सत्ता है, लेकिन दोनों के कार्यकाल में हमारे जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे थे उन मुद्दों का निपटारा नहीं हुआ है. तो मेन जो मुद्दे हैं, या सोलापुर जैसे कि एक कष्टकारी लोग का, गरीब लोगों का, रोज़ काम करके रोज़ खाने वालों का शहर ज़्यादा है. ये यहाँ पर ज़्यादा आबादी गरीब तबके की है.
तो उनकी कोई ऐसा कोई बड़े मुद्दे नहीं है उन लोगों को, उनका वही मसला है, उनको एक अच्छे घर तक जाने के लिए अच्छी सड़क की ज़रूरत है, बिजली पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोग उसी से आज तक वंचित है। तो हम लोग इसी मुद्दों पर इलेक्शन लड़े हैं, सारी पार्टियां इसी मुद्दे पर लड़ती है। सत्ताधारी पक्ष विरोधक पक्ष जो है सत्ताधारियों पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने दोनों का दौर देख लिए, कांग्रेस रहो या भाजपा रहो, लेकिन ये जो प्रश्न थे वो प्रश्न को मिटाया नहीं गया है। हम लोग उसी मुद्दों को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। और हमारा सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि अगर विकास के काम हुए हैं तो वो खासकर मेरा ये मानना है, मैं अभी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जहाँ पर एक्चुअल ज़रूरत है काम होने की, मुस्लिम दलित जो पिछड़े हुए लोग हैं वो एरियाज़ को निगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है काम करने पर। हमारे वहाँ के लोग अगर जाते हैं सवाल करने के लिए तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग वोटों की राजनीति करते हैं कि यहाँ से हमको वोट कितने मिले, किस प्रभाग से, किस वार्ड से हमको मेजॉरिटी मिली, और ज़्यादातर काम उसी प्रभाग के उसी वार्ड के किए जाते हैं। मेरा ये बोलना है कि अगर आपको जनता ने चुन के दी है, कहीं से आपको वोट कम मिले हैं, तो भी आप उस मतदार संघ के नेता हैं, आपको उस पूरे मतदार संघ को ध्यान रखना है, ना कि आपको वोट जहाँ से ज़्यादा मिले आप वहीं का काम नहीं कर सकते। तो ये जो हम लोगों को दुर्लक्ष्य किया जाता है, ये वोटों की राजनीति के हिसाब से गणित देखकर कहाँ पर वोट मिले वहाँ काम करो, जहाँ नहीं मिले वहाँ उस एरिया को छोड़ दिया जाए, तो ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो नाइंसाफ़ी हमारे साथ आगे ना हो। इसलिए हम लोग पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं कि अगर हम लोग हमारे इलाकों में जीत के आ गए तो हम लोगों को मोहताजी ना रहे और हमारे काम हम खुद करवा के ले सके। फारुख भाई, सुरुवातीपासून म्हणजे MIM आल्यापासून आपण एक सूर आपल्याला ऐकू येतोय अन्याय आणि हक्क अधिकाराचा, आणि आपण अशा वेळेला पाहतोय म्हणजे त्यामध्ये मग मुस्लिम समाजाचा देखील प्रश्न येतो, अल्पसंख्याक समाजाचा प्रश्न येतो की अल्पसंख्याक समाज, मुस्लिम समाज याच्या बाबतीत अन्याय किंवा हक्क अधिकार त्या समाजाचे। याचबरोबर आपल्याला असंही दिसून येतं की जे बाकीचे समाज आहेत तर त्यांच्या बाबतीत जेव्हा MIM भूमिका मांडत असतं तर ती एक भूमिकासुद्धा अन्याय आणि हक्क अधिकाराच्या बाबतीत दिसून येते, पण त्यामध्ये अल्पसंख्याक युवाच्या बाबतीत नेहमीच MIMने कैवार घेतला आहे। अशा वेळेला जेव्हा हे राजकीय पक्ष MIMला जातीवादी ठरवतात, आणि आता तर तुम्ही म्हणता की हेच सर्व पक्ष जातीवादी भूमिकेतून बघत असतात, MIMवर जातीवादी भूमिका जे पक्ष करतात तेच पक्ष जातीवादी आहेत असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? देखिए, म्हणजे हेच पक्ष MIMवरती आरोप करतात जातीवादाचे, पण तुम्ही तर म्हणता की हीच लोक फक्त जाती धर्म बघून लोकांना सुविधा पुरवतात। नहीं, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे विरोधक हैं ये हमारे को कुछ भी बोले, अब हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता कि वो जातिवादी पक्ष है। मेरा सवाल हर किसी से यही है, वो चाहे कोई भी पक्ष का हो और कोई भी समाज का लीडर हो, कि अगर आप चुन के आए हो तो ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भेदभाव ना करते हुए हर समाज के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का। हा भेदभाव भाजपाने केला, काँग्रेसने केला असं आपल्याला म्हणायचं आहे? जो काही भेदभावाचं राजकारण आहे, देखिए मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब खुली किताब है, ये सब लोगों को मालूम है, और ये बोल के मैं उन लोगों को और बड़ा नहीं करना चाहता। तो ये बोलने की बताने की बातें नहीं है। आज जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग आज तकलीफ़ परेशानी झेल रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, छोटी सोच है। मैं बोलता हूँ अगर कल के दिन मैं इलेक्शन जीत के आ जाता हूँ अगर आप लोग की दुआओं से, तो मैं नहीं समझता कि मैं MIM का उम्मीदवार होने के बावजूद भी मैं भेदभाव करूँगा। हमारे लिए, मेरे लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे बड़ी, मतलब मेरे लिए सब कुछ है, उसमें कोई भी समाज का बंदा हो, कोई भी धर्म का हो, कुछ भी हो, मेरा ये फ़र्ज़ होगा कि मैं उनके लिए काम करूँ। यहाँ पर सब वेलकम है। तो जो लोग बोलते हैं MIM एक जातिवादी पक्ष है, ये है वो है, तो ये हमारा तो मानना नहीं है। हमारी नीयत क्या है वो हम लोग जनता में जाकर हम लोग बता रहे हैं, और आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में हम लोग जीत के आने के बाद भी, और जैसे भी होगा हम लोग ये लोगों में सिद्ध कर देंगे कि हमारा क्या विचारधारा है और हम क्या करना चाहते हैं। पण आपल्या बोलण्यात एक आलं की हे राष्ट्रवादी, काँग्रेस असेल किंवा भाजप असेल, ह्यांनीच जातीपातीचं राजकारण केलं आजवर, आणि त्यामुळं नागरी सुविधांच्या प्रश्नांकडे या पक्षांचं दुर्लक्षच झालं। केवळ मतांपुरतं एखाद्या समाजाचा वापर करणं, अशा पद्धतीचं हे राजकारण राहिलं का?
अब वही वहाँ पर किए, उसका सबसे बड़ा वो एक एग्जाम्पल तो हम लोग हैं आपके सामने। हमारे समाज का, मैं स्पेशली अगर मुस्लिम समाज की बात करूं तो मुस्लिम समाज का तो सिर्फ और सिर्फ आज तक वहाँ पर ही हुआ है। अगर वहाँ पर नहीं होता हमारे समाज का तो मैं नहीं समझता कि हमारे समाज ने आज तक भी हम लोगों ने सिर्फ वफादारी की है। तो आज ये जो हम लोग भी खड़े हुए हैं हमारे हक़ की आवाज़ को लेकर, या हमारे साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है, ये उसी की वजह से हम लोग आज मजबूर होकर हम लोग खड़े हुए हैं ताकि हम लोग हमारे हक़ के लिए खुद लड़ सके। अब हम मांगेंगे नहीं, अब हम हमारा हक़ संविधानिक तरीके से जो हमको अधिकार मिला है इलेक्शन लड़ने का, वो हम लोग लड़कर हमारा हक़ जीत कर हम हमारा हक़ लेंगे। बरोबर, अन्यायाची भावना का निर्माण झाली? म्हणजे आता आपण ज्या आधारावर म्हणतो की MIM आजही तेच म्हणतं की मुस्लिम समाजावरती, अल्पसंख्याक समाजावरती इथं अन्याय झाला, सोलापुरात अन्याय झाला, हा अन्याय कशा प्रकारे झाला, म्हणजे ही जी भावना आहे ती का वाढीला लागली प्रत्येक वेळेला आणि ती कमी का होत नाही आहे? मेरा मानना ये है कि मुसलमानों पे या अल्पसंख्यक समाज पर सिर्फ सोलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत देश में हम पर अन्याय हुआ है। आज तक बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला है। हमारे रिजर्वेशन की बातों को ठंडे बक्से में डाल दिया गया है। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी जो हमारे हमदर्द बनते हैं, जो हमारे वोटों का इस्तेमाल करके इतने सालों तक सत्ता में रहे हैं, ये जब इनकी कांग्रेस NCP की सरकार थी, पूरे महाराष्ट्र का सबसे पहला मॉब लिंचिंग का जो मामला उठा है मोहसिन का, वो सबसे पहला मसला उठा पूना से, जहाँ राष्ट्रवादी का एक बाली किला माना जाता है, जो उनका गढ़ है, उसके बावजूद भी उन गुनाहगारों को सज़ा नहीं दी गई। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उन्होंने ही उठाए संसद में, और हम मॉब लिंचिंग का मुद्दा, और ऐसे अनेक मसले हैं जहां पर हमको जब एक यकीन था, भरोसा था, कि एक उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी ने हमारे वोट लिए, जो सेक्युलर पार्टी बोलते हैं अपने आप को, तो वो हमारे वोटों का जब इस्तेमाल किए करके सत्ता में आए, तो हमारे हक़ के लिए भी उन लोगों को आवाज़ उठाना ज़रूरी था, जो कि उन लोगों ने नहीं उठाए। तो यही सब सारी चीज़ें हैं जिसको हम अन्याय के रूप में हम पर देखते हैं। हर दिन हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो इसे कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? तो इसी वजह से आज जो MIM पार्टी काम कर रही है, हम लोगों को हक दिलाने का काम कर रही है, और हम भी हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा साथ देकर उनकी आवाज़ जो है वो पूरे भारत देश में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। फरक आणखीन एक आहे की ज्या मुस्लिम आरक्षणाबद्दल बोलताय, MIMची नेमकी भूमिका या मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत काय? कारण आपण बघतो की एक काँग्रेसचा तो एक पिरियड होता, त्याला मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला, भाजपाच्या एक त्या 5 वर्षामध्ये तर मुस्लिम आरक्षण हा विषय आलाच नाही, आणि आता तर मुस्लिम आरक्षणाच्या बद्दल कोणी बोलायला देखील तयार नाही। MIM ने सुद्धा आपला आवाज़ का बंद केला मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीत? देखिए, MIM अपनी आवाज़ उठा रही है मुसलसल, मुस्लिम आरक्षण हो, CAA हो, NRC हो। हम लोगों की उम्मीद, हम लोग किससे उम्मीद लगा सकते हैं? अगर हमने किसी के ऊपर एहसान किए या हमने हमारा वोट जिसको दिया, हम उससे हम उम्मीद लगा सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा अगर आप लोगों ने वोटों का इस्तेमाल किया है तो हम आपसे ही अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे हक़ के लिए वो कुछ करें। तो हम लोगों ने कांग्रेस के टाइम, राष्ट्रवादी की जब सब सत्ता थी यहाँ पर, तब हम लोगों ने अपेक्षा किए थे। अब भाजपा से उम्मीद करके क्या फ़ायदा है हम लोगों को? आज जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भाजपा के टाइम पे ये आप मुद्दा ठंडा किए, लेकिन हम लोगों को भाजपा से कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज के लिए शायद कुछ कर सके। तो हमारा ये मानना है कि अभी ये महाविकास आघाड़ी की सरकार है यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में, तो वही लोग अगर हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं वाकई में, तो मुस्लिम आरक्षण हम लोगों को दिला के दे दें। बरोबर, मुस्लिम समाजाचा आपण जेव्हा सगळा हा विचार करतो आणि अजूनही तुम्ही म्हणता की समाजामध्ये अस्वस्थता आहे, अन्यायाची भावना आहे, हक्क आणि अधिकारासाठी मुस्लिम समाज आणखीनही धडपडतो आहे, मुस्लिम समाजासमोरचे मोठे प्रश्न आज कोणते आहेत आजच्या घडीला जर आपण पाहिलं? आणि या प्रश्नांकडं या राजकीय पक्षांचं लक्ष नाही आहे का, की जे सत्ताधारी म्हणून इथं आहेत? आपण राज्याचा विचार केला तर देखिए, मुसलमानों को फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा इलिटरेसी रेट हमारे अंदर है, गरीबी हमारे अंदर है। तो ये सब हम लोग क्यों भुगत रहे हैं? जो दूसरे समाज को सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधा हम भी चाह रहे हैं ताकि मुस्लिम समाज का भी अपलिफ्टमेंट हो सके।
मैं सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बोलूँगा, जो भी पीड़ित समाज है, दूसरे समाज और भी है जिन लोगों को सरकार को स्पेशल ध्यान देके स्पेशल सहूलतें देकर उन लोगों में एक अवेयरनेस और उनको अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मूवमेंट करना चाहिए। तो आज हमारे अंदर ही मतलब आज बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं कि पंचर वाला मुस्लिम समाज का, फ्रूट की गाड़ी लगाने वाला, गाड़ी खींचने वाला, ऑटो चलाने वाला मुस्लिम समाज का। तो आज हम लोग, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग वहीं पर रहें? हमारी लड़ाई इसी चीज़ से है कि हमारे समाज को भी अधिकार है एक अच्छा जीवन जीने का, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, हमारे भी बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिलने का अधिकार है। हम लोग यही सब चाह रहे हैं कि हमारे समाज में लिटरेसी रेट बढ़े और जो भी काम मिलना चाहिए उन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और अभी एमआईएम ने इस सारी चीज़ों को ये अपना एजेंडा बनाई है। आने वाले वक्त में आपको पण ही निराशा आजही कायम आहे असं वाटतं का मुस्लिम समाजामध्ये, अल्पसंख्याक समाजामध्ये? जे सगळे राजकीय पक्ष तुम्ही म्हणता की त्यांनी आमचा केवळ मतांसाठी वापर केला, त्यांच्याविषयीची जी नाराजी ती आजसुद्धा कायम आहे का अशाच पद्धतीनं? देखिए ये तो मैं आणि हे हमेशा जे सगळे नाराज आहेत ते एमआयएमच्याच मागे येतील का? नहीं, देखिए ये नहीं बोल सकते कि जितने भी नाराज़ हैं सब एमआईएम के पीछे आएंगे, लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हमारे समाज में नाराज़गी है और वो नाराज़गी इस चीज़ की है कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर हुआ है। तो ये नाराज़गी हमेशा से रहेगी, लेकिन ये नाराज़गी का मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज एमआईएम के पीछे आ जाएगा। लेकिन हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, तमाम समाज, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पार्टी है कि आप देखे होंगे संसद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर समाज की बात करते हैं और किस निडरता से करते हैं और किस तरीके से वो बात उठाते हैं। तो हम लोग हर समाज की आवाज़ उठाने के लिए निडरता के साथ हम लोग खड़े हैं। तो मैं हर समाज को आह्वान करूंगा कि हमारा साथ देकर एक बार देखें और आपके हम प्रश्न छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सर, त्या प्रश्नावरती आपण येतोच आहे, म्हणजे जे एमआयएमचं सोशल इंजिनिअरिंग आहे त्यावरती आपण येतोच आहे, पण हे जे राजकीय पक्ष आता आपल्याला दिसत आहेत की सातत्यानं एमआयएमवरती अटॅक केला जातो आहे, पक्ष जातीवादी आहे आणि पक्षाकडून एक जातीय प्रचार केला जातो, अशी एक टीका जी आपल्याला खास करून आपण सोलापुरात माझा सरळ प्रश्न असा आहे की सोलापुरात एमआयएम टार्गेट का केलं जातं आहे सातत्यानं? नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है कि हर पक्ष वाले, कारण आपण बघतोय म्हणजे कार्यक्रम कुठलाही असू देत, निमित्त कुठलेही असू देत, विषय एमआयएमचा काढला जातो आणि तिथं एमआयएम विषयी बोललं जातं। हा हल्ला जो होतो एमआयएमवरती तो का होतोय? नहीं, ये वही बोला मैं, हमारे लिए खुशी की बात है कि कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता है उसमें एमआईएम को ही टारगेट किया जाता है। इससे एक चीज़ सिद्ध होती है कि एमआईएम ही इन लोगों की सबसे बड़ी कंटेंडर है। यानी हम लोगों को ये विश्वास हो जा रहा है कि हम ही, उनकी फ़ाइट हमारे से ही है, इसलिए उन लोगों को हमारा डर है या जो भी है, उस वजह से उन लोग अपने कार्यक्रम में एमआईएम का नाम लेते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि एक बार नहीं 10 बार लीजिए, उनके कार्यक्रम में जितना हमारा नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ही प्रचार हो रहा है। तो मुझे ऐसा इन लोगों से कोई भीति नहीं है। ये लोग, इन लोगों ने काम ही यही किए कि गलतफहमी और लोगों को मिसलीड करना, तो ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे काम पे फोकस रखें और हम हमारे काम को आगे लेके जाएंगे। शब्दी साहेब, प्रचार असा पण केला जातोय की एमआयएम म्हणजे भाजपची बी टीम आहे, अशा पद्धतीचा पण एक आरोप थेटपणे तुमच्यावरती केला, तुमच्यावरती म्हणजे की एमआयएमवरती आपल्याकडे म्हणून आपण असं केलं जातं। या आरोपाबद्दल काय म्हणणं तुमचं की एमआयएम बी टीम आहे? एमआयएममुळं जेव्हा आमच्याकडं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष आले होते, त्यांचं म्हणणं होतं की एमआयएममुळं मतांची विभागणी होते आणि त्याच्यामुळं भाजपला संधी मिळते। देखिए, अब ये बातें इतनी बार हो चुकी है और इतने टाइम प्रश्न ये पूछा गया है कि बी टीम, अब मैं इसका उत्तर देना भी सही नहीं समझता। फिर भी अभी आपने ये प्रश्न पूछे तो मैं आपको एक जवाब देता चलूँ कि ये जो एमआईएम की बी टीम बोलते हैं, ये जो राष्ट्रवादी का एक कार्यक्रम हुआ उसमें मोदी इम्पोर्ट मेंबर या ऐसा कुछ नाम लिया गया था। तो मेरा तो पहला सवाल ये है कि जब महाराष्ट्र में इलेक्शन के बाद सरकार स्थापित हो रही थी तो आधी रात को क्या खेल हुआ था और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले कौन किसके साथ जाके सरकार बना रहा था, वो मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो पूरी महाराष्ट्र की जनता ने देखी थी। वो किसी कारणों की वजह से हो नहीं सका, नहीं तो कौन सी पार्टी का भाजपा के साथ अलायंस होकर यहाँ पर सत्ता हो रही थी वो लोगों को मालूम है। तो और इसके अलावा ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। 2009 में जब आप सोलापुर की बात कर रहे हैं तो मैं सोलापुर का एक एग्जाम्पल आपको दूं। 2009 में विधानसभा इलेक्शन में
विजय कुमार देशमुख साहब भाजपा से खड़े हुए थे, महेश कोटे जो आज शिवसेना में है या राष्ट्रवादी में है हमको पता नहीं है, वो शायद उस ज़माने में कांग्रेस से खड़े हुए थे, और मनोहर सपाटे साहब थे राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवादी के दिग्गज अपक्ष। नेता है, वो अपक्ष खड़े हुए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि वो एक सहमति के साथ राष्ट्रवादी की खड़े हुए थे। और महेश कोटे साहब और विजय कुमार देशमुख साहब का हार और जीत का अंतर शायद उत्तर सोलापुर का 10,000 वोटों का था, और वहीं राष्ट्रवादी के जो दिग्गज नेता थे वो अपक्ष थे, लेकिन लोगों को पता है कि किसका सपोर्ट क्या था। 14,000 वोट उन्होंने लिए थे। तो उस चीज़ को मैं अगर सामने रख के मैं भी बोल सकता हूँ कि राष्ट्रवादी भाजपा की बी टीम है, जिसकी वजह से 2009 में विजय कुमार देशमुख को जीत मिली। 2017 के गुजरात के असेंबली इलेक्शंस अगर आप उठा के देख लें, वहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद गुजरात असेंबली इलेक्शंस में एनसीपी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वहाँ पर कुछ 7% वोटों की वजह से कांग्रेस इसको बीजेपी को 99 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को कुछ 70 के आसपास मिली थी, कुछ 20 सीटों का अंतर था। तो मेरे पास प्रेस के वो भी है, सबूत भी है, जो जिसमें क्लियरली बताया गया है कि एनसीपी और बीएसपी की वजह से कांग्रेस को 10 से 15 सीटों का नुकसान हुआ। तो वहाँ पर मैं एनसीपी को भी भाजपा की बी टीम बोल सकता हूँ। देखिए, ये भारत देश एक आज़ाद देश है, यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का हर किसी को अधिकार है। आप ये सोचोगे कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक न्यूज़ चैनल है, आपके व्यूअर्स कम हो जाएंगे, उसकी वजह से मैं न्यूज़ चैनल नहीं खोलूँ, जबकि मेरे अंदर सलाहियत है एक न्यूज़ चैनल चलाने की। तो आप मुझे रोक नहीं सकते ना। मेरा बोलने का मतलब है किसी का धंधा कम हो जाएगा उसकी वजह से कोई बाजू में दुकान ना खोले, ये तो कोई वो नहीं है। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप अपने जो भी वोटर्स हो, या अगर कमर्शियल बात करूं दुकानदारी, आप यू गिव बेस्ट सर्विस, आप अच्छी से अच्छी सेवाएं दो अपने कस्टमर्स को जो आपकी दुकान पर आ रहे हैं, आपका प्राइस सही रखो, आपकी क्वालिटी अच्छी रखो, तो कस्टमर कितनी भी दुकानें खुल जाए आपके पास ही आएगा। वैसे ही पॉलिटिक्स में है कि भाई जो आपका वोटर है आपके पास से दूर ना जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसकी जो भी समस्या है उसकी आवाज़ उठाएंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे, आप उसके अधिकारों का ख्याल रखेंगे, आप उसको सारी चीज़ें देंगे ताकि वो आपके पास से ना जाए। लेकिन आपको सिर्फ वोट चाहिए, और जब उसके हक की आवाज़ की बात आती है तो आप उसको नज़रअंदाज करोगे, तो अल्टीमेटली आपको ये फ़र्क पड़ेगा ही। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, ये अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए अपनी हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पर फोड़ते हैं। बल्कि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि खुद अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, अपनी पार्टी की मीटिंग बुला के कि हम कहाँ चूक रहे हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये है कि पंढरपुर में अभी पोट निवडणूक जो हुआ, जो अभी ये इसी साल हुआ है, उसमें तीनों पक्ष, महाविकास आघाड़ी के शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, तीनों पक्ष का एक उम्मीदवार थे, भागीरथ जी, और सामने भाजपा अकेली थी हौताड़े साहब के रूप में। लेकिन ये तीन पक्ष मिलकर उस अकेली भाजपा को नहीं रोक सके। मेरा ये सवाल है उनसे कि वहाँ पर भी क्या एमआईएम का उम्मीदवार था? ये इनको सोचना चाहिए। अरे हमारा अधिकार है लड़ने का, हम हर जगह लड़ेंगे। पहले तो हैदराबाद में लड़ते थे, महाराष्ट्र में लड़ते थे, हम बिहार में लड़े, बिहार में जीते, गुजरात में लड़े, गुजरात में जीते, अब यूपी में भी जाके लड़ेंगे। वहाँ किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग वहाँ पर ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के। काँग्रेस राष्ट्रवादीचा जनाधार अल्पसंख्याक समाज नाही असं म्हणणं सरळ नहीं है, ये बोलना गलत होगा। लेकिन जो पहले था, त्या पक्षापासून आज हा समाज जो पहले था उससे बहुत कम हो चुका है। जो पहले उनके पास हमारा जो सेक्युलर वोट बैंक जिसको बोल सकते हैं, वो उनके पास थी, वो बहुत कम हो चुका है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी के जो भी जिम्मेदार होंगे वही लोग हैं। इसमें समाज का और ये वोटर्स का कोई दोष नहीं है। नाही, हा कशामुळे कमी झाला? आता शेवटी जर आपण असं म्हणू की तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आज काँग्रेस राष्ट्रवादीचा तो जनाधार आज नक्कीच नाही आहे, तर मग याला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या? मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि भाई इसकी वजह वही है कि भाई आपने मुझसे कुछ लिए हो, ठीक है,
मेरे वोट के रूप में अगर आपने मुझसे कुछ लिए हो तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि रिटर्न में आप भी मुझे कुछ दें। हम लोगों को कोई आर्थिक वो मदद नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो आप अगर हमने आपको पावर दिया है तो आपका वो पावर का इस्तेमाल आपको हमारे लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन आप वो सब करते नहीं हो, जिसकी वजह से आप वोटरों की आँख खुल गई और लोगों के पास पहले पर्याय नहीं था। आज मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये जो ये जो हमारे समाज को बोलो या अल्पसंख्यक या पिछड़े हुए लोगों को एक पर्याय के रूप में एमआईएम पार्टी दी है, जिसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। और बस आगे ये बहुत अच्छा रिझल्ट म्हणजे तुम्ही म्हणताय की एमआयएम हा चांगला पर्याय अल्पसंख्याक किंवा अन्य समाजासाठी एमआयएम हा चांगला पर्याय ठरतोय, पण असं असताना दुसरीकडं आमचे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते सांगत सुटत आहेत खास करून की एमआयएमची आज ती क्रेज राहिली नाही। आज एमआयएमचा तो करिश्मा जो आपण होता, ती जादू जी होती ती आज राहिली नाही। कुठल्याही परिस्थितीत आता तुम्हाला एमआयएमचा जो चमत्कार आहे तो आपल्याला इथं दिसणार नाही, असा एक जोरदार दावा यांच्याकडनं करण्यात येतोय। हे सगळं पाहिल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं की हे जे आरोप आहेत हे कशा पद्धतीचे? मेरा सवाल उनसे ही है कि देखिए कोई भी चीज़ बात म्हणजे आपण असं म्हणू की त्यांचा आरोप पद्धतशीर असा होता की एमआयएमने दिशाभूल केली। नहीं, देखो कैसा है ना, मैं क्या बोलता हूँ, अभी मैंने जो भी आपको बात बताया गुजरात इलेक्शंस की या उत्तर सोलापुर की, पंढरपुर की, मेरे पास उसके पुरावे हैं कि भाई ये रिज़ल्ट है, ये ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ हवा में बात करूंगा कि एमआईएम जो पहले उसकी लाट थी वो नहीं है। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, ये जो आप बता रहे हैं ये आप किस बेस पे बात कर रहे हैं? आपके पास क्या फैक्ट्स है, क्या आपके पास वो चीज़ें हैं? अगर एमआईएम की लाट कम होती तो एमआईएम महाराष्ट्र और हैदराबाद में ही सिमट के रह जाती। एमआईएम की लाट की वजह से ही आज महाराष्ट्र में हमारे पास एक खासदार भी है। अगर उसके बाद के दौर की बात करें तो हम लोगों ने बिहार में हमारा जीत का झंडा लहराया। उसके बाद की बात करें तो हम लोगों ने गुजरात के जो कॉरपोरेशन इलेक्शंस है वहाँ पर हम लोगों ने 4-5 जगह पर इलेक्शन लड़के हमने अच्छे से अच्छी सीटें लाए। और बस ये हवा है नहीं है, ये मैं बोलने में और हवाई बातें करने में विश्वास नहीं करता हूँ। ये आपको सोलापुर के 2022 के इलेक्शन में बराबर दिखेगा कि जो हवा थी ये आंधी हो चुकी है अभी, और इस आंधी की चपेट में जो भी आएगा उसको हम बहा के लेके जाएंगे। निश्चित म्हणजे शाब्दी साहेब तुमचे हा सगळा विश्वास आहे, पण याचबरोबर आपण पाहतोय की एमआयएममधून जे काही मंडळी बाहेर पडतात किंवा बाहेर पडण्याचं त्यांचा पवित्र आहे, काय चित्र आहे ते आपल्यासमोर आहे आणि त्यांच्या जवळच्या काही कार्यकर्त्यांनी वगैरे नुकताच राष्ट्रवादीमध्ये वगैरे प्रवेश केला। ही एक परिस्थिती का उद्भवली आणि जे हे सगळे अशा पवित्रांमध्ये आहेत या लोकांना तुमचं सांगणं काय? नाही, त्यांची मनस्थिती अशी का झाली की नहीं अपन नहीं? देखिए कैसा है, ये नेताओं का आना, पार्टी में आना या पार्टी छोड़ के जाना, ये एक पुरानी परंपरा चली हुई है। त्यांची नाराजी कोणावर आहे, म्हणजे कशा पद्धती? पण बहुत सांगतो मैं, ये पहले से चला हुआ आ रहा है। तो ये जो भी एक पक्ष होता है, एक घर में भी प्रॉब्लम होती है, 4 भाई जहाँ हैं वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ये पक्ष भी एक घर जैसा है, एक परिवार जैसा है। तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, नाइत्तेफाकियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से कोई पार्टी छोड़ के चला जाता है, कोई दूसरी पार्टी छोड़ के हमारे पास आ जाता है। तो इसमें तो कुछ बोलने जैसा है नहीं। और बहरहाल जो जा रहे हैं वो उनको मैं बस उनके आने वाले फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, उनका भविष्य उज्जवल हो। और मैं ये बोलूँगा कि जब तक जो जाता नहीं उसको मैं गया हुआ नहीं मानता। अभी बहुत बाकी है, अभी जब तक जाएंगे नहीं तब तक मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसके ऊपर। शब्दी साहेब, काही प्रयत्न झाले का या लोकांना थांबवण्याचे तुमच्याकडनं म्हणू आपण अगदी नेतृत्वापर्यंत आपण असं म्हणू, जे या मनस्थितीत आहेत तर त्यांच्यासाठी पक्षाचे काही प्रयत्न झाले का? नहीं देखिए, त्याचं कारण देखील काय वाटतं हे जे सोडतायत? नहीं, कारण अनेक हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे से नाराज़गी हो। मैं अपने आप को भी दूर नहीं रखना चाहता इस मसले से। हो सकता है मेरी वजह से नाराज़गी हो सकता है किसी को ऐसा लगता हो कि उनके साथ दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। तो अब वो पार्टी के आला कमान जो भी फैसला ले हम लोगों को उसको मानना है और उनका फैसला हम सराखों पे रखते हैं।
तो पार्टी के आला कमान को ये सारी चीज़ें मालूम है और वो जो उचित फैसला लेना चाहे वो ले सकते हैं और वो जो फैसला लेंगे हमको उसको मान्य करना है. लेकिन मैं ये बोलूँगा की अब तक जो भी तुमचे प्रयत्न काय होते या लोकांना थांबवण्यासाठी? ही लोक असतील किंवा अन्य असतील जे काही नाराज होते त्यांच्यासाठी म्हणजे तुमचे प्रयत्न काय राहिले की यांनी असा कुठला निर्णय घेऊ नये? नहीं, अभी बात बहुत डिले हो गया है, बात आगे चली गई है, तो ऐसा कुछ खास मेरी तरफ से भी इतना कुछ वो नहीं है. बस हर आदमी को अपना अपना फैसला करने का अधिकार है. मैं ये बोलता हूँ जिसको जो ठीक लगे वो फैसला कर सकता है बस. पण यावर एक प्रश्न असा असतो की नेतृत्वाचं संघटनेकडे लक्ष असायला पाहिजे. आज ओवेसी बंधूंचं लक्ष सोलापूरकडं कशा पद्धतीने कितपत आहे? देखिए, सोलापुर शहर एक ऐसा शहर है जो मैं समझता हूँ हमारे जो हेड ऑफिस दारुस्सलाम हेड क्वार्टर्स है हमारा हैदराबाद में, और जहाँ के हमारे खासदार साहब हैं वो सोलापुर से बहुत नज़दीक है और सोलापुर को वो महाराष्ट्र का गेट समझते हैं कि महाराष्ट्र की एंट्री पॉइंट के लिए सोलापुर इज़ वन ऑफ द नियरेस्ट सिटी, नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो सोलापुर में हाँ, खासदार असदुद्दीन ओवैसी साहब का खास लक्ष्य है और उन्होंने ही मेरे से ये जो मैं उनसे जो बात हुई वही आपको बता रहा हूँ. और सोलापुर से उनको बहुत लगाव है, मेरे कार्यकाल से ही नहीं, मेरे से पहले से भी सोलापुर से उनको बहुत प्रेम रहा है और सोलापुर की जनता से उनको बहुत प्रेम रहा है. उसी का एक एग्जाम्पल आपने अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जब ये इसके टेक्सटाइल वालों की बात निकली थी तब उन्होंने सोलापुर का भी नाम लिए थे कि लूम्स यहाँ पर बंद पड़ रही है. तो सोलापुर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल के बहुत करीब है. तो उन्होंने बताया है कि बस हम लोगों को काम पे फोकस करना है, वक्त आने पर वो लोग अपना 100% यहाँ पर देंगे और हमारी ताकत बनकर यहाँ पर उतरेंगे. शाबजी साहेब, महापालिका निवडणूक आहे तेव्हा सोशल इंजिनिअरिंग MIMचा हा पण एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो. एक धोरण कशा पद्धतीचं MIMचं पालिका निवडणुकीत उतरताना सोशल इंजिनिअरिंगचा भाग सगळ्यात महत्त्वाचा त्या ठिकाणी ठरणार आहे. तर एक शहर आणि जिल्हा अध्यक्ष म्हणून तुम्ही कशा प्रकारचं धोरण राबवणार आहे? नहीं, अभी देखिए कैसा है, हमारे पास लास्ट जो इलेक्शन हुआ कॉरपोरेशन का उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो हम लोग उसी को और बढ़ाने के उसमें रहेंगे. तो हमारा टारगेट काफ़ी अच्छा है और मैं आपको ये पूरा 100% आश्वस्त करना चाहूँगा इंशाल्लाह कि आने वाले इलेक्शन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने ज़मीनी लेवल पे काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज MIM पार्टी में जो चीज़ें नहीं थी पहले आज वो उसकी स्थापना हम लोगों ने कर दी है. हमारी काफ़ी सारी विंग्स शुरू हो चुकी है. थोड़ा सा एक कोरोना की वजह से कामों को रोकना पड़ा था, लेकिन लकीली ऊपर वाले की कृपा से अभी कोरोना भी कम हो चुका है, हालात स्थिर हो गए हैं, थोड़ा नॉर्मल सी वापस आ गई है. तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक समझिए ना सोशल इवेंट्स को रखना चाह रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेंगे हम लोग और जिसमें हम लोग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे हमारे साथ में. और जो भी मूलभूत सुविधाएं, लोकल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उजागर करेंगे. जैसे कि भाजपा के ये जो पिछले कार्यकाल में जो अभी चल रहा है उसमें भाजपा ने कॉरपोरेशन में सत्ता में रहते हुए क्या क्या नहीं किया है, भाजपा की वजह से आज नेशनल लेवल पे महंगाई का मुद्दा है, हम लोग वो लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे. और हम लोग के जीत के आने के बाद जब हम लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो हमारा एजेंडा क्या है वो हम लोगों के बीच में रखेंगे और लोगों को हमारी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. शब्द साहेब, बोलताना एक मुद्दा राहिला होता की ज्या पद्धतीने आपण बघतो की काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असतील, MIMवर सातत्यानं प्रत्येक वेळेला टीका होत असते आणि टार्गेट देखील MIM होतं आहे. कुठेतरी चालून MIM फोडण्याचा प्रयत्न या दोन्ही पक्षाकडनं आपल्याला होताना दिसतो का? म्हणजे ही एकंदरीत त्यांची जी एक भूमिका आहे तरी कशा पद्धतीची आहे? म्हणजे लक्ष फक्त समोर फक्त MIM असंच दिसून येतं का? नहीं, देखिए ये इलेक्शन है, ये एक दंगल है. ये दंगल बोले तो ये विचारों का अलग अलग विचार के अलग अलग पक्ष है, तो हर पक्ष दूसरे पक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश करता ही है.
कोई भी ऐसा नहीं छोड़ देगा कि भाई किंवा कांग्रेस आपण असं म्हणू की प्रत्येक पक्षाला आपला आपला अब जैसे हमसे अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है, मैं तो ये मानता नहीं, क्योंकि जो भी पक्ष प्रवेश के कार्यक्रम हुए जो भी हुआ उसमें मेरा ये मानना है कि एमआईएम का एक भी पदाधिकारी ने प्रवेश नहीं किया है। लोगों ने एमआईएम बोल दिए, लेकिन आप वो देख ले प्रवेश की लिस्ट उठा के, तो उसमें कोई भी ऑफिशियली कोई पदाधिकारी नहीं था प्रवेश करने में। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी पार्टी हो, हम भी कोशिश करते हैं कि दूसरे पक्ष का आदमी हमारे पक्ष में आए, हमारे पक्ष की ताकत बढ़े। वैसे ही अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान शिवसेना को हुआ है। जैसे कि आज जो भी शिवसेना छोड़कर राष्ट्रवादी के वाटे पर है, तो हमारी पार्टी के जो भी लीडर थे उनसे भी बड़े लीडर्स, दिग्गज लीडर्स, जो मध्य सोलापुर मतदार संघ से जो अपक्ष भी खड़े हुए वो भी राष्ट्रवादी के वाटे पर है, जो शिवसेना भाजपा के युति के अलायंस थे वो भी राष्ट्रवादी। तो ये ठीक है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है, और जो जितना यशस्वी होगा इसमें सामने वाले को कमज़ोर करने में, वो उनके नेता पुडारी को लेकर या उनकी वोट बैंक पे डेंट लगाकर, तो तभी वो जीतेगा। तो ये गेम है, वो खेल रहे हैं वो लोग। टार्गेट एमआईएम ह्या लोकांचं एमआईएम टारगेट एमआईएम तो है ही ऑब्वियसली, और मेरे को खुशी है कि ये लोग एमआईएम को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग के टारगेट करने की वजह से हम लोग एकदम चौकन्ने, हम लोग एकदम अलर्ट है, हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा आती है। ये लोग जितना हमारे ऊपर टारगेट करेंगे, हम लोग एक स्प्रिंग है, हम लोगों को जितना दबाया जाएगा हम लोग उतनी ही तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे। तो मेरी इन लोगों को शुभकामनाएं हैं, टारगेट करते रहिए और हमेशा करिए, जिसकी वजह से हम लोगों को ताकत आएगी और हम लोग पूरी ताकत के साथ बाउंस बैक करके आएंगे। और माहौल बहुत अच्छा है, आने वाले इलेक्शन में आपको इसका पता चल जाएगा। शादी साहेब, एक आणखीन एक होतं की आता पुन्हा एक असा मुद्दा यायला लागला समोर की न्यायालयाने सांगितलं की समान नागरी कायद्याबाबत विचार करा। असे मुद्दे आपण पाहिले की मागे काही 2 वर्षापूर्वी अशाच एका काही मुद्द्यांवरती आंदोलनं देखील मोठ्या प्रमाणात झालेले होते। हे मुद्दे समोर का येतात अशा पद्धतीनं, आणि मग विश्वासाचं वातावरण निर्माण केलं जात नाही का? शेवटी कोणतेही सरकार असेल तरी देशहिताचा ते विचार करेल असं आपण धरून चालतो। मग नेमकं आपल्या देशामध्ये काय घडतं, आणि मग शेवटी आमचा जो समाज आहे, मुस्लिम समाज आपण म्हणू, अल्पसंख्याक समाज म्हणू, कोणत्या दृष्टिकोनातून या सगळ्या परिस्थितीकडे पाहतो जेव्हा असे विषय आपल्या समोर येतात? देखिए, जैसे कि एनआरसी, CAA, ये सब मुद्दे आज से कोरोना काल से पहले जब चल रहे थे, शाहीन बाग इतने दिनों तक, इतने महीनों तक दिल्ली में चला, हमारे सोलापुर में भी उसका प्रोटेस्ट हुआ। तो हम लोगों को जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम लोगों को इसका प्रोटेस्ट करने की पूरी आज़ादी है। और अगर ऐसे कानून हम लोगों पर थोपे जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि उनका भी एक ये समझिए एजेंडा ही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ही दबाना है, तो हम लोग वो हमारा जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, और आपने देखे होंगे कि पूरे भारत देश में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, हमारे महाराष्ट्र के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब हो, ये लोग घूम घूम कर इस चीज़ का विरोध किए और प्रोटेस्ट किए। तो अगर इस चीज़ को लागू करने की बात आती है तो हम लोग हमारा निषेध प्रदर्शन करते रहेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे बड़े पैमाने पर। और मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिलाऊं और गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये जो CAA, NRC, वो जो भी कानून है, इसके खिलाफ लड़ने वाली पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई होगी, जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी ताकत लगा के लड़ रही है, वो MIM पार्टी ही होगी। शब्द साहेब, आता महापालिकेसंदर्भात आपण जेव्हा विचार करतो, पाहतो की आपण म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादी ताब्यात एवढे वर्ष महापालिका होती आणि नंतर भाजपाला सत्तांतर झालं, भाजपाची सत्ता इथं आली। जो काही 4-4.5 वर्षाचा जो कार्यकाळ आहे तो कशा दृष्टीने तुम्ही पाहता? लोकांच्या अपेक्षा यातून पूर्ण झाल्या का? देखिए, मी नेमकं एक 4.5 वर्षाचा जर एक लेखाजोखा आपण मांडायचा म्हणलं, मेरा ये मानना है कि सोलापुर शहर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़्यादा प्राधान्य दिया गया। जैसे कि सोलापुर शहर में अननेसेसरी, मतलब पूरा स्मार्ट सिटी के तहत, इट डजेंट कम्स अंडर कॉरपोरेशन, बट स्टिल मैं ये बोलता हूँ कि स्मार्ट सिटी के तहत सोलापुर शहर का विकास होने के बदले मैं समझता हूँ कि सोलापुर शहर को और पीछे ढकेल दिया गया। सारी सड़कें तोड़ दी गई, मतलब अलग अलग उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और रही बात कॉरपोरेशन लेवल पे जो काम होने हैं, वो आज
अभी अगर हम कुछ बोलना चाहें तो लोग बोलते हैं कि कोरोना काल की वजह से बजट्स नहीं मिल सका, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। लेकिन ये सिर्फ ये 5 साल की ही समस्या नहीं है, मैं बोलूँगा ये समस्याएं जो चली हुई आ रही है, मैं भाजपा को तो ब्लेम करूंगा ही करूंगा इन चीज़ों के लिए, लेकिन ये समस्या सालों साल पुरानी है। जिन्होंने भी यहाँ पर राज किए हैं उन लोगों ने अपना काम करने में असफलता दिखाई और वो फेल रहे, जिसकी वजह से आज भी यहाँ की समस्या जैसी की तैसी है, जिनका कोई निपटारा नहीं हो सका। शब्दी साहेब, महानगरपालिकेतलं चित्र काय असेल यंदा आणि MIM नेमक्या कुठल्या पोझिशनमध्ये असेल, एक तुमचा एक आत्मविश्वास कशा पद्धतीचा आहे? म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण बघतो की जे महानगरपालिकेला जो विधानसभेला जो ट्रेंड होता, तर तोच आपल्याला महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा दिसेल. मैंने पहले ही आपको विधानसभा बोला, एक मतदारसंघ आपण शहरमध्ये झाला, पण महानगरपालिकेमध्ये MIMची पोझिशन काय असेल? देखिए मैंने पहले ही आपको बोला कि जो विधानसभा है, विधानसभा से कई ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको पावरफुल MIM इस महानगर पालिका इलेक्शन में आपको दिखेगी। और मैं नंबर्स की बात नहीं करना चाहूँगा कि कितनी सीटें हम लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन एक चीज़ का मैं पूरा भरोसा आपके इस स्टूडियो में मैं आपको देकर जाना चाहूँगा कि सत्ता जिसकी भी होगी उसमें MIM का भाग ज़रूर होगा। हम सत्ता के भागीदार होंगे, सत्ता की कुंजी MIM के पास होगी इस आने वाले 2022 महानगर पालिका इलेक्शन में। शब्दी साहेब, जाता शेवटचा प्रश्न असा आहे की आपण बघतो की गेल्या एका वर्षभरामध्ये बऱ्याच वेळा आपण बघतो की MIMला काही आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला किंवा टीकेची झोड उठवण्यात आली. पुन्हा मला एक तुम्हाला असं विचार, ह्या लोकांना तुमचं सांगणं काय? देखिए मैं ज्या पद्धतीने एक हल्ला MIMवरती सारखा सातत्यानं चढवण्याचा प्रयत्न होतोय, पुन्हा एकदा एक या लोकांना सांगणं काय मैं तुमचं? मेरे तमाम विरोधकों को ये मैं अपील करता हूँ कि आपके हल्ले चालू रखिए, आप MIM के ऊपर टीका टिप्पणी चालू रखिए। आपके टीका टिप्पणी करने से हम लोगों में, जैसे कि मैंने बताया, ऊर्जा आती है, हम लोगों को जोश आता है और हमारे काम में बढ़ोतरी होती है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही तरीका है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे काम पर फोकस करेंगे और हमारे काम के बलबूते पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमारे काम का इनाम हम लोगों को देगी। मैं फारूक शाब्दी, सोलापुर शहर का MIM जिला व शहर अध्यक्ष होने के नाते मैं टीका टिप्पणी की राजनीति को एक बहुत छोटा मतलब मैं नहीं समझता कि ये शोभा देती है। टीका टिप्पणी ठीक है, अभी इलेक्शन बहुत दूर है, आज से ही आप लोग चालू हो गए। अगर हमारी गलती है तो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कीजिए, फारूक शाब्दी उसका स्वागत करेगा और उसको सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन आप लोग लोगों को वर्गलाने का काम, गैर समझ फैलाने का काम, ये काम करना बंद करिए, क्योंकि आज जो है ये जनता जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया का दौर है, एक क्लिक पे आपको हर चीज़, हर मालूमात मिल जाती है। तो आप कब तक हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और टीका टिप्पणी करेंगे? ये आप लोग सिर्फ इल्ज़ाम लगाने का काम करके ही आप लोगों की हालत ये हो चुकी है। मैं ये बोलूँगा कि बस अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दें, नहीं तो जैसे पूना में आज भाजपा की सत्ता है, राष्ट्रवादी का किला बोला जाने वाला पूना शहर, वहाँ पर भी कॉरपोरेशन में भाजपा की सत्ता है, पिंपरी चिंचवड़ में भी भाजपा की सत्ता है। अगर आप लोगों को भाजपा को सही मायनों में यहाँ पर महानगर पालिका में रोकना है तो मैं ये बोलूँगा कि अपने काम पर फोकस करें और काम पर लग जाइए। वक्त आने पर जनता अपना जवाब सबको दे देगी। MIMचा विश्वास जो आहे तो आपल्या कामावरती आणि कामाच्या आधारावरच आम्ही महानगरपालिकेमध्ये निश्चितच एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू. सत्ता कोणाची असेल महानगरपालिकेमध्ये, पण MIMला विचारात घेतल्याशिवाय किंवा MIMला सहभागी करून घेतल्याशिवाय पुढची सत्ता कोणत्याही राजकीय पक्षाची महानगरपालिकेमध्ये येऊ शकत नाही, अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी MIMचे शहर तथा जिल्हाध्यक्ष फारूक शाब्दी यांनी या ठिकाणी व्यक्त केला. जी टीका मात्र सातत्याने MIMवरती होती, जातीवादासारखा आरोप MIMवरती केला जातो आहे, त्या बाबतीत त्यांचं स्पष्टपणे म्हणणं आहे की हा राजकीय आमचा पक्ष आहे, तुम्ही आमच्यावरती जेवढी टीका कराल तेवढा आमचा MIM पक्ष निश्चितच वाढत राहील आणि टीका टिप्पणीच्या राजकारणामध्ये मला रस नाही, अशी प्रतिक्रिया देखील फारूक शाब्दी यांनी व्यक्त केली. आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत निश्चितच MIM आपला करिश्मा दाखवेल,
महत्त्वपूर्ण भूमिका तुम्हाला एमआयएमची दिसून येईल अशा प्रकारची एक प्रतिक्रिया देखील फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केली. ज्या काही घडामोडी मध्यंतरी वर्षभराच्या दरम्यान घडल्या किंवा महानगरपालिकेची निवडणूक जी आता वर्षभरावरती आहे त्या अनुषंगानं आज फारुख शाब्दी यांना आपण खुली चर्चा या कार्यक्रमात निमंत्रित केलं होतं आणि जे प्रश्न आपल्या दर्शकांच्या मनात होते किंवा आपण एमआयएमचे जे समर्थक आहेत त्यांच्या बाबतीत असतील तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या आपण इथून त्यांना विचारण्याचा प्रयत्न केला आणि निश्चितच फारुख शाब्दी यांनी सविस्तर असं या ठिकाणी आपलं मत मांडलं. याबद्दल इन सोलापूर न्यूज चॅनलच्या वतीनं मी त्यांचे मनपूर्वक असे आभार मानतो. शाब्दी सर, धन्यवाद. थँक्यू.